आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर चौहान वंश की एक शाखा जिन्हें रणथंभौर ग्रुप के जो प्रमुख शासक हुए थे उन शासक में हमीरदेव चौहान के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको विदित होगा कि 1194 के अंदर गोविंद तर्ते जो पृथ्वीराज का पुत्र था उन्होंने चौहानों की जो शाखा तो रणथंभौर के अंदर स्थापना की गई थी। उसमें जो प्रमुख मुख्य रूप से चौहान शाखा के 7 शासक हुए थे। उन 7 शासकों में जो प्रमुख जो शासक था, जो महान शासक हुए थे, उन महान शासकों में जो प्रमुख था वो था हमीरदेव चौहान, जिनका शासन काल रहा था 1182 से लेकर 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक रहा था। और उस समय की अगर हम भौगोलिक पृष्ठ की हम बात करें तो उस समय जो दिल्ली थी उस पर खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक हुए थे। अगर हम चौहान वंश के इतिहास की हम बात करें तो उस समय जो ऐतिहासिक जो पुस्तकें थी जिसे हमें अध्ययन से पता चलता है कि किन पुस्तकें कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है जिनसे हमें रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पहला है हमीर सूरी का हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का हमीर है, जोधराज का हमीर रासो और अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फतवे, जिन्होंने इस रणथंभौर पर जो आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी का, उन्होंने आंखों देखा विस्तार अपने पुस्तकों में लिखा। हम बात उस कंडीशन की करते हैं तो इसके जो पिता थे हमीरदेव चौहान की, उनका नाम था जैत्र सिंह, जिनका शासनकाल 1250 ईस्वी से लेकर 1282 ईस्वी तक रहा था। इनके शासनकाल में 32 वर्ष तक इनका जो शासनकाल रहा था। इन 32 वर्ष के शासनकाल को यादगार बनाने के लिए रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमीर चौहान के द्वारा 32 खंभों की एक छतरी बनाई गई थी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, जहाँ पर हमीरदेव चौहान बैठकर न्याय करता था। और 1282 के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है हमीरदेव चौहान। ये प्रतापी शासक थे और महान योद्धा थे। उनके समयकालीन उनको उत्तराधिकारी में जो छोटा सा राज्य मिला था उस राज्य का उन्होंने बहुत बड़ा विस्तार किया। विस्तार कर शासक बनते ही उन्होंने अपने आसपास के जो आसपास का जो क्षेत्र था उन क्षेत्र को उन्होंने विजय प्राप्त की और इनकी धाक मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित करने के बाद में इनकी संपूर्ण राजस्थान में इनकी धाक जम गई। और बाद के अंदर उनके जो समकालीन थे 1290 के आसपास 1290 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल रहता है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहता है। इनके शासनकाल के अंदर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण होता है। उस आक्रमण के समय चारों ओर से रणथंभौर दुर्ग को घेरने की योजना बनाई जाती है। और उस समय जो हमीर का जो सेनापति था गुरुदत्त सैनी, वो आते हैं और जलालुद्दीन खिलजी ने जाही का दुर्ग है जायका दुर्ग है, उस जायके दुर्ग पर अधिकार करता है, उसका हौसला बुलंद हो जाता है और ये रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। मगर हमीरदेव के कुशल शासक और सेनापतियों के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की इस योजना को ये असफल कर देता है और निराश होकर 6 महीना घेरा डालने के बाद वो घेरा उठा लेता है और कहता है कि मैं ऐसे दुर्गों को 10 दुर्गों को मुसलमानों के राज्य के बाल के समान में नहीं समझता। और ये वहाँ से पराजय का मुंह लेकर वहाँ से वापस दिल्ली की ओर कूच कर लेता है।
कूच कर लेता है। उसके बाद के अंदर 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते ही उन्होंने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाई। 1200 अलाउद्दीन खिलजी इनका शासनकाल रहा था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ये समकालीन थे। और आपको अगर भौगोलिक कंडीशन की बात करें तो दिल्ली और रणथंभौर का दुर्ग को ज़्यादा दूरी नहीं थी और कोई भी ऐसा शासक नहीं चाहता था कि मेरे पास कोई शक्तिशाली शासक हो। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच में आपस के अंदर संघर्ष होना जरूरी था। उस संघर्ष के इतिहासकार कई कारण बताते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से साम्राज्यवादी भावना। दूसरा जो प्रमुख कारण इतिहासकार बताते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और 2 बार उनको असफलता मिली थी, इसलिए वो बदले की भावना भी लेना चाहता था। अपने चाचा की जो पराजय हुई थी उस पराजय का भी वो बदला लेना चाहते थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब गुजरात से जब लूट के जो सामान आ रहा था उस समय उन्होंने यहाँ से कर देने से मना कर दिया और गुजरात से लौटती हुई सेना पर उन्होंने आक्रमण कर दिया रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान ने और उनसे काफ़ी धन संपदा लूट ली थी। इस कारण ये टकराव हुआ था। कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत है कि जो मोहम्मद शाह था, इतिहास में कई बार मोहम्मद शाह भी नाम मिलता था, उसके एक मराठा बेगम थी, मराठा बेगम, उसका नाम था चिमना। इनके आधार पर भी ये मोहम्मद शाह था, जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना थी, उनके बीच में प्रेम प्रसंग था। इस बात की जब अलाउद्दीन खिलजी को जब खबर मिलती है तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मारने का प्रयास करता है और मोहम्मद शाह भागकर रणथंभौर के शासक की शरण में आ जाता है और इनकी मांग करता है कि मुझे आप मेरा ये शत्रु दे दीजिए, और उन्हें ये मना कर दिया कि मैं शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा प्रमुख धर्म है। इन बातों को लेकर, इन 4 प्रमुख कारणों को लेकर अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच के अंदर संघर्ष होता है। अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर 1299 ईस्वी के अंदर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजता है। उसके अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उल्लू खां और नुसरत खां, और ये अपने 2 सेनानायक हमीर चौहान अपने 2 सेनानायक धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजते हैं और इनके बीच क्या जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के अंदर जो पहला जो आक्रमण होता है उसके अंदर हमीर देव की जो सेना थी वो विजय प्राप्त करती है और विजय प्राप्त करने से बाद में जो गुजरात से जो सामान लूट कर आ रहे थे उस सामान को उन्होंने रास्ते में लूट लिया था। और खुशी के अंदर धर्म सिंह अपनी सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग की ओर कूच कर जाता है और भीम सिंह की जो जाती हुई सेना तुर्क सेना ने भीम सिंह आक्रमण करता है और भीम सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। और भीम सिंह जब ये सूचना रणथंभौर के शासक को पता चलती है तो ये धर्म सिंह को
अंधा कर देता है और उसको सेनापति के पद से हटा देता है। और जो आक्रमण हुआ था उसके अंदर जो रणथंभोर 1299 जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण से जो रणथंभोर ग्रुप से जो आके जो गोले बचाए गए थे, उन गोलों के द्वारा नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में उल्लू खां भयभीत होकर अपने विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच कर जाता है। और इससे दिल्ली का जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होने के बाद में अपनी विशाल 1301 के अंदर विशाल सेना लेकर वो रणथंभोर दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। योजना बनाता है और योजना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे के माध्यम से रणथंभोर दुर्ग पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। अगर हम रणथंभोर के क्रम में भौगोलिक स्थिति देखें तो अरावली पर्वतमाला की जो शाखाएं उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर ये रणथंभोर का दुर्ग बना हुआ था। और इस दुर्ग के नीचे एक जाही का दुर्ग था। ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग को तो मारवाड़ दुर्ग या मेहरानगढ़ की कुंजी कहा जाता है, और रणथंभोर की दुर्ग है उसकी कुंजी जाही या जाहिन दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और ये इन पर अधिकार करने के बाद में रणथंभोर का जो दुर्ग है, उस दुर्ग के ऊपर चारों ओर से अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर विशाल सेना के द्वारा उस दुर्ग पे घेरा डाल देता है। काफी दिनों तक घेरा रहता है और अलाउद्दीन खिलजी को विश्वास हो जाता है कि हम इस रणथंभोर के दुर्ग को हम जीत नहीं सकते। तो उन्होंने धोखे का सहारा लिया और एक ओर तो उन्होंने दुर्ग पर आक्रमण करने और दीवारें तोड़ने का आदेश दे दिया, और दूसरी ओर जो अमीर के सेनापति थे रणमल और प्रतिपाल, इनको शासक बनाने का लालच देता है कि अगर मेरा रणथंभोर दुर्ग पर मेरा अगर अधिकार हो जाता है तो मैं आपको रणथंभोर का शासक नियुक्त कर दूंगा। और ये दो सेनापति इनकी बातों में आ जाते हैं और जो रणथंभोर दुर्ग के जो गुप्त रास्ते हैं उनको बता देते हैं। और दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी चालाकी से संधि करने का प्रस्ताव लेता है और संधि करने का प्रस्ताव रखता है कि मुझे जो मेरा अपराधी है मोहम्मद शाह, उसको आप मुझे दे दीजिए, और आपकी जो देवल नाम की पुत्री है उससे मेरा विवाह कर दिया जाए, और मुझे 4 हाथी और 4 लाख सोने की मुझे मोहर दे दीजिए। मैं आपको रणथंभोर दुर्ग पर आक्रमण नहीं करूंगा। मगर राणा हमीर के मातृभूमि का जो जवाहर था, वो उनके देशभक्ति की जो ज्वाला थी उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं मर सकता हूँ मगर मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। इस वजह से कोई चारा नहीं रहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। और जो हमीर देव चौहान थे उन्होंने केसरिया किया, और लड़ते लड़ते 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभोर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद में आपको याद रखना केसरिया क्या हुआ था, ये राजस्थान का 1301 का ये प्रथम जोहर था। पूरे राजस्थान के हम अगर इतिहास की बात करें तो सारे जलजोहर हुए, ये अग्निजोहर हुए थे, मगर जो जलजोहर है वो सिर्फ रणथंभोर दुर्ग के अंदर हुए थे। रंगदेवी और देवल दे के नेतृत्व में पद्मलता तलाव में
प्रथा तालाब है, उसके अंदर ये रंगदेवी के नेतृत्व में राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम जलजोर हुआ था। अब आज जब हमीर देव चौहान की मृत्यु के बाद के अंदर जो मोहम्मद शाह था वो बुरी तरह इस युद्ध में घायल हो गया, और घायल होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी से ये पूछा गया कि मैं आपको आपके साथ में मोहम्मद शाह कैसा व्यवहार करूं, मैं आपको जीवित छोड़ दूंगा तो आप क्या करोगे। तो मोहम्मद शाह ने यह कहा कि मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए, मैं सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी तुझे मारूंगा, और जो उनके चौहान वंश का जो उत्तराधिकारी है उनको मैं रणथंभौर का शासक नियुक्त करूंगा। और ये कहने से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और हाथों से पिछलवाकर मोहम्मद शाह को मरवा दिया गया था। भारतीय मोहम्मद शाह को मरवा दिया गया था। भारतीय इतिहास के अंदर शरणागत की रक्षा के लिए हमीर देव चौहान को याद किया जाता है। अलग अलग इतिहास सबसे ज़्यादा जो साहित्यिक स्रोत है वो हमीर देव चौहान के ऊपर लिखे गए थे। एक अलाउद्दीन खिलजी का 1301 में अंदर उस समय जो कई कथन है, उन्होंने कहा कुफरों का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। आपके अमीर खुसरो उस युद्ध में मौजूद था, उन्होंने कहा कि रणथंभौर की जनता एक सोने के मोहर के बदले उन्हें दो दाने चावल के नसीब नहीं हो रहे थे, इतनी वहाँ विकट समस्या थी। फिर भी राणा हमीरदेव ने युद्ध किया और अपने आन और बान शान के लिए लड़ते रहे। इतिहास के अंदर एक उक्ति है कि सिंह सवन सत्पुरुष वचन कमली फले एक बार त्रिया तेल हमीरट चढ़े ना दूसरी बात यानी सिंह सवन सत्पुरुष वचन है। ये कहता है जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है, जहाँ से सिंह निकल जाता है जंगल के अंदर, वहाँ वो शिकार को नहीं छोड़ सकता। शिव अवलोकन हिंदी के अंदर है, सिंह के समान ही वीरता सत्पुरुष वचन, यानी जो सत्पुरुष व्यक्ति होते हैं उन्होंने जो अपना वचन दे दिया वो वचन के लिए अपना प्राण देते हैं, अपने वचन को जाने नहीं देते हैं। कंदली फले एक बार, यानी जो कंदली है, जो केले का जो पेड़ होता है उस पर एक ही बार फल आता है। त्रिया तेल हमीर चढ़े ना दूसरी बार, यानी जो कन्या होते हैं उसकी जो बाल है या तेल है वो या पिट्ठी की जो रस्म है वो एक ही बार की जाती है, दूसरी बार नहीं होता है। अगर वो दूसरी बार वो शादी भी करता है तो वो नाता कहलाता है। और हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, यानी हमीर ने जो हट कर दिया, चाहे अपने प्राणों का त्याग करना पड़े, और हमीर अपने जो हट से पीछे नहीं हट सकता। ये आरपीसी के अंदर 2014 की जो सेकेंड ग्रेड की शिक्षक भर्ती थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि ये उक्त दोहा किस शासक के बारे में कहा गया है। ये था रणथंभौर और दुर्ग के बारे में। इसके कई प्रश्न बनते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि नौलख का दरवाजा किस दुर्ग से संबंधित है। तो नौलख का दरवाजा है और रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। शरणार्थी की रक्षा के लिए राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था, उसमें आएगा रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान। और सबसे ज्यादा अब्दुल फजल ने कहा कि सारे दुर्ग नगन है जबकि रणथंभौर दुर्ग वक्त बंद है,
यानी चारों ओर से दूर से अगर हम देखते हैं रणथंभौर दुर्ग को तो हमें दुर्ग दिखाई नहीं देता है, और इस दुर्ग के चारों ओर झाड़ियों से ये ढका हुआ दुर्ग है। और इस समय जो ये युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद के अंदर ये शाखा कुमाऊं की जो शाखा है समाप्त हो जाती है, और बाहर युद्ध होने के बाद में रणमल और रतिपाल को भी ये मरवा देता है। ये कहकर मरवा देता है कि जो अपना शासक अपने राजा का ही नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा।